हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपसे बात करने आया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में, बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में और बीपीएससी टीआरई 1.0 के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में आपसे बात करूँगा, देन 2.0 के बारे में, देन 1.0 के बारे में। एक एक करके मैं आपसे पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा किस तरह से स्कैम किया गया है, किस तरह से बीपीएससी टीआरई 2.0 में 1.0 में अभ्यर्थियों को गुमराह करके जो जेन्युइन कैंडिडेट थे उनको बाहर कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह चैनल बीपीएससी के रिगार्डिंग ही जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट होता है पूरा ऑथेंटिक तरीके से आपके लिए प्रोवाइड करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। उम्मीद करता हूं शायद वह वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा भी होगा। वो जो वीडियो क्लिप है, जो इंटरव्यू दे रहा है, वो ब्रजेंद्र गुप्ता है, जो कि आप सभी साथियों को पता है ब्रजेंद्र गुप्ता और विशाल चौरसिया ये दोनों इस गेम के मास्टरमाइंड है। हालांकि मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, ये जो ब्रजेंद्र और विशाल हैं यही दोनों इसमें संलिप्त नहीं है, इसमें और बड़े बड़े लोग भी कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। क्योंकि मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जब पेपर छपने जाता है, आयोग जब पेपर किसी कंपनी को हायर करके पेपर छपवाती है, तो ये चीज़ आयोग के कुछ मेंबर के अलावा और किसी को नहीं जानकारी होता है। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा नियंत्रक को पता होता है और सचिव साहब को पता होता है, और जो मेंबर होते हैं उन मेंबर को भी ये चीज़ नहीं पता होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत गोपनीय, ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत गोपनीयता के साथ में ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं और भी लोग कहीं ना कहीं शामिल हैं। अब मैं आप सबको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेपर की कटिंग में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि बीपीएससी 64 बीपीएससी से अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर कोलकाता के ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में ही छपे हुए हैं। आपने पेपर में ये चीज़ देखा भी होगा कि 64 बीपीएससी के बाद में अब तक के जितने पेपर हुए हैं, सारे पेपर इसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए हैं। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, और 64 बीपीएससी से लेकर के अब तक के जितने पेपर हुए हैं, सभी पेपर अगर उस प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं, तो क्या आयोग को ये चीज़ ध्यान नहीं देना चाहिए था? जब 64 बीपीएससी का पेपर लीक होता है, अगर आयोग उसमें थोड़ा सा ध्यान देती तो कहीं ना कहीं उस प्रिंटिंग प्रेस को कहीं ना कहीं बदल के किसी और दूसरे प्रिंटिंग प्रेस में जाती। लेकिन आयोग ऐसा नहीं करती है। ऐसा क्यों नहीं करती है, ये तो अब आयोग ही बताएगी, जब ईओ की टीम आयोग से कहीं ना कहीं पूछताछ करेगी। इस पर आपका क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। उसके बाद में एग्रीकल्चर का पेपर आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और एग्रीकल्चर का भी पेपर लीक होता है, ऐसा ब्रजेंद्र के द्वारा बताया गया है। ये लोग इतने मास्टरमाइंड हैं, 1000 करोड़ रुपए ये लोग का सीटेट में टेंडर लेकर के न जाने कितने आयोग अभ्यर्थियों का इन लोगों ने बेड़ा पार कराया है। वो लोग बिहार सरकार में जब टीचर बनेंगे तो कैसी शिक्षा व्यवस्था बिहार सरकार की होगी, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद में मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, इस पर जो ब्रजेंद्र का जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है, सिर्फ इसमें ब्रजेंद्र और विशाल चौरसिया नहीं है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, और इसमें बड़े बड़े कहीं ना कहीं मंत्री भी सम्मिलित होंगे। हालांकि अब इन लोगों का नाम नहीं आ रहा है, ना इन लोगों का कोई बयान आ रहा है। बिहार शिक्षा विभाग के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वैसे तो ये लोग छुट्टी नहीं देते हैं, होली के दिन भी स्कूल और विद्यालय को खोल कर रखते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े मुद्दे पर इन लोगों का कोई स्टेटमेंट आया? तो यही आंसर है कि इन लोगों का कोई भी स्टेटमेंट इस मुद्दे पर नहीं आया है, जबकि इतना व्यापक लेवल पर स्कैम हुआ है, आप सभी साथियों को कहीं ना कहीं पता है। हालांकि ये तो जांच चल रहा है, इस पर जो भी रिजल्ट होगा, 287 लोग पकड़े गए थे, अभी कुछ लोगों को बेल भी दे दिया गया है, करीब 92-94 लोगों को बेल भी दिया गया है। बेल उसमें जिन लोगों को दिया गया है उसमें मोस्टली महिलाएं ही हैं। अब जो इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, ये आप मान कर चलिए लोकसभा के बाद में ही इसका एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करने आया हूँ, मेरे बहुत सारे साथी ये सोच रहे होंगे क्या बीपीएससी टीआरई 1.0 भी रद्द हो सकता है, क्या बीपीएससी टीआरई 1.0 रद्द हो सकता है, क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 रद्द हो सकता है?
इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। यह अभी पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बीपीएससी तैयारी 2.0 के बारे में। अतुल प्रसाद जी बार बार ट्वीट करते थे और धमकी देते थे कि अगर कोई भी अभ्यर्थी कोई गलत चीज़ करता है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा और उसको परीक्षा में मैं कहीं ना कहीं डिबार कर दूंगा। अगर चाहे आप कोई क्या नाम है क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन चाहे वो भाषा अहर्ता की बात हो, भाषा अहर्ता को आयोग के द्वारा उसे शून्य कर दिया गया है। आप खुद बताइए, जब आप पेपर देने जाते हैं, पेपर दे करके आते हैं, उसके बाद में आपको पता चलता है कि जो पेपर दिए हैं उसका एक सेक्शन शून्य कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। ऐसा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहला एग्जाम ये होगा जिसमें किसी एक सेक्शन को शून्य कर दिया गया है। ऐसा क्यों कर दिया गया है ये तो अब चेयरमैन सर को ही इसके बारे में कहीं ना कहीं पता होगा। ये आयोग की गलती है। आयोग अपनी गलती का जो ठीकरा है वो स्टूडेंट पर क्यों फोड़ती है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। दूसरी चीज, आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, जब एग्जाम का जो डेट होता है, आप खुद सोचिए, अगर एग्जाम की टाइमिंग 10 बजे से है, अगर एग्जाम की टाइमिंग 12 बजे से है, तो आप उसी तरीका से जाते हैं। अगर आप 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो गेट बंद कर दिया जाता है, गेट नहीं खोला जाता है। ऐसा बीपीएससी तैयारी 1.0 में, बीपीएससी तैयारी 2.0, बीपीएससी तैयारी 3.0 में ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ में हुआ है। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जब 12 बजे से एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, 10 बजे से एग्जाम कंडक्ट होता है और आप जब जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम 2 घंटे बाद शुरू होगा। ये कौन सी नौटंकी है, ये कौन सा खेला है, बताइए। ऐसा कभी हुआ है? आज तक के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा यहाँ भी बीपीएससी तैयारी 2.0 में किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है। तीसरा पॉइंट मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। बीपीएससी तैयारी 2.0 में पीआरटी की जो सीट आती है वो 1000 सीट क्लियर की जाती है कि 1000 सीटों पर आपका कहीं ना कहीं अभ्यर्थन लिया जाएगा। जबकि इतनी सारी सीट खाली गई थी बीपीएससी तैयारी 1.0 में, फिर भी 1000 सीट पर ये लोग वैकेंसी निकालते हैं। ऑलरेडी इतना कम ये लोग सीट कहीं ना कहीं निकालते हैं। देन उसके बाद में जो इनके द्वारा रिजल्ट जारी किया जाता है वो 4 से 12 या 4 से 14 अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद में जो और रिजल्ट होता है ये लोग बचा के रख लेते हैं। क्या इनको और योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे? बताइए आप, क्या इनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे? कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो अटेम्प्ट था उसको खराब करने का प्रयास किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपने देखा होगा पश्चिम चंपारण की सीट, पश्चिम चंपारण के एक क्लास से पूरा सीक्वेंस वाइज एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लगातार कंटिन्यू वे में हर अभ्यर्थी उसमें पास हो गया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जो जितने सारे आइंस्टीन जो थे वो एक ही रूम में थे क्या? आप खुद बताइए, जितने आइंस्टीन थे वो सभी सारे आइंस्टीन एक ही रूम में पड़ गए थे क्या? ऐसा क्यों किया गया है? ये तो हुआ बीपीएससी तैयारी 2.0 की बात। अब हम आते हैं बीपीएससी तैयारी 1.0 में। बीपीएससी तैयारी 1.0 में सबसे पहले मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं कि मेल का पेपर अलग था और फीमेल का पेपर अलग था। आप सभी साथियों को पता होगा मेल जर्नल का जो मेरिट था वो 67 था, फीमेल का जो मेरिट था वो 57 था। मेल और फीमेल का जब पेपर अलग था, मेल का जो पेपर था वो टफ था और फीमेल का जो पेपर था वो पेपर कहीं ना कहीं मेल के अगर मुकाबले, अगर मेल से अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं ईजी था। आपने देखा होगा फीमेल कैंडिडेट को ओवरलैप कराकर मेल की सीट पर ऑक्युपाई कर दिया गया है, जबकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। पेपर को बिना बैलेंस करे ओवरलैप कराना, ये आप मान कर चलिए लिंग के साथ में आपके साथ में भेदभाव किया गया है। आर्टिकल 15 का इस कहीं ना कहीं उल्लंघन साफ नजर इसमें आ रहा है। मैं दूसरे मुद्दे पर अब आता हूं। आप लोगों को पता होगा बीपीएससी तैयारी 1.0 में डीएलएड के अभ्यर्थियों को, अपेयरिंग के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। देन आपने देखा होगा सीटेट के अपेयरिंग अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका दिया गया था। उसके बाद में जब रिजल्ट निकाला जाता है तो माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा जितनी सीट होती है उतना रिजल्ट निकाला जाता है, जबकि अतुल प्रसाद जी को ये चीज़ पता होता है कि इसमें अपेयरिंग के कैंडिडेट शामिल हैं, इसमें वो भी कैंडिडेट शामिल होंगे जिनका जो डॉक्यूमेंट होगा वो कहीं ना कहीं अधूरा होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो बिहार का निवास बना करके भी कहीं ना कहीं घुस गए थे। आपने देखा होगा
जितनी सीट थी उतनी रिजल्ट जारी करने के बाद में जब लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अपने अपने कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास सीटेड नहीं होता है वो बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास में सेमेस्टर फेल होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो निवास बना कर चले जाते हैं, वो बाहर होते हैं। आखिर वो जो सारी सीट है वो सारी सीट कहीं ना कहीं खाली जाती है। जो योग्य कैंडिडेट होता है उसके साथ में कहीं ना कहीं बहुत बड़े व्यापक तरीके से भेदभाव किया जाता है और उसको बाहर कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कोई भी रिजल्ट आप बता दीजिए जिस रिजल्ट में जितनी सीट होती है उसका 1.5 गुना क्या नाम है लोगों को बुलाया जाता है और 1.5 गुने या 2 गुने या 3 गुने लोगों का वेरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि संस्था को पता होता है, क्योंकि आयोग को पता होता है इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं ना कहीं किसी का डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो कोई वजह से कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगा। लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा नहीं किया गया है। मेरा अनुमान है कम से कम 10 से 12 हज़ार जेन्युइन कैंडिडेट को कहीं ना कहीं बीपीएससी तैयारी 1.0 से बाहर कर दिया गया है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं पॉइंट नंबर 4। इसमें आप सभी साथियों को पता है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। मैं एनआईएस डीएलएड के न खिलाफ हूँ न पक्ष में हूँ। वो भी एनआईएस डीएलएड के हमारे भाई बहन हैं, तो देखिए मैं खिलाफ और पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। उनको शामिल किया गया था, अच्छी चीज़ है, उनका भी अधिकार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें बीपीएससी तैयारी 1.0 में क्या नाम है 2 तरीके से एनआईएस डीएलएड के साथ में भेदभाव किया गया है। पहला, जब रिजल्ट आता है तो एनआईएस डीएलएड को शामिल कर लिया जाता है, वो लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। लेकिन आयोग के द्वारा जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है, कितनी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था ये आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई। बहुत कम सीटों पर आयोग के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है। उसके बाद में जब एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी अपना ज्वाइनिंग करने के लिए जब आप पहुंचते हैं शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग कहता है कि आप एनआईएस डीएलएड के हैं, आपका हम ज्वाइनिंग ही नहीं करा पाएंगे। अब आप बताइए, कुछ एनआईएस डीएलएड वाले ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया। और एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना हाई कोर्ट का शरण लेते हैं। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं ये जो केस है पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, आने वाले कुछ टाइम पे जो एनआईएस डीएलएड का मुद्दा है ये आप मान कर चलिए या तो पूरी तरीका से बाहर होगा या तो पूरी तरीका से अंदर होगा। क्योंकि आप खुद बताइए एक खेल में 2 रूल कैसे अप्लाई हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप जरूर इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो लोग पटना हाई कोर्ट में गए हुए हैं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी सही लगा हो, जितना मैंने कहा है इसमें से एक पॉइंट अगर आप थोड़ा सा भी कमी निकाल देंगे तो सच में कहता हूं मैं वीडियो को अपलोड करना बंद कर दूंगा। अगर यह वीडियो सही लगा है तो अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई चीज़ मैं स्किप कर दिया हूं तो आप कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। आप सभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।